नमस्कार। आज हम UNCTAD की ताज़ा विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 पर एक गहरी नजर डालेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं, और इसके पीछे क्या कारण है। जी नमस्कार। हाँ, ये रिपोर्ट काफी अहम है। ये हमें वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम FDI कहते हैं, हाँ। यानी एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में सीधे निवेश करती है उसके उतार चढ़ाव के बारे में बताती है। और सिर्फ FDI ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। इसमें तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी फोकस है और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों SDGs, जो गरीबी, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए UN के लक्ष्य हैं, उनके लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए उसकी क्या स्थिति है, इस पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब जटिल आंकड़ों और रुझानों को थोड़ा खंगालें और समझें कि दुनिया और खासकर भारत के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैश्विक FDI रुझानों से ही शुरू करते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि 2024 में गिरावट आई है, वो भी लगातार दूसरे साल। ये सही है। वैश्विक FDI करीब 11% गिरकर $1.5 ट्रिलियन पर आ गया। और एक और बात, अगर हम यूरोप से होने वाले कुछ ऐसे फ्लोज हटा दें जो असल में उत्पादन से नहीं जुड़े, जिन्हें कंड्यूट फ्लो कहते हैं, तो भी जो वास्तविक उत्पादक निवेश है उसमें भी लगभग 11% की कमी आई है। मतलब असल निवेश भी गिरा है। और ये गिरावट कहाँ ज्यादा दिखी? विकसित देशों में, खासकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। यूरोप में तो बहुत तेज गिरावट हुई, करीब 58%। ये काफी ज्यादा है। 58%, बाप रे। लेकिन उत्तरी अमेरिका का क्या? वहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। उत्तरी अमेरिका में असल में 23% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ रहा। ओके, और विकासशील देशों का क्या हाल रहा? क्या वहाँ भी गिरावट थी? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में FDI कुल मिला के देखा जाए तो स्थिर रहा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई। 10%? ठीक है। और अफ्रीका में तो आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 75% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। 75% अफ्रीका में? ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या इसका कोई खास कारण पता चला? कोई सेक्टर वगैरह? रिपोर्ट में एकदम सटीक कारण तो नहीं दिया है, पर यह जरूर दिखाता है कि विकासशील दुनिया में, खासकर अफ्रीका में, मौके बढ़ रहे हैं, या शायद निवेशकों का ध्यान उधर जा रहा है। और इन्हीं उभरते मौकों में एक बहुत बड़ा एरिया है डिजिटल अर्थव्यवस्था का। डिजिटल इकोनॉमी, इसकी तो आजकल हर तरफ चर्चा है। AI, डेटा सेंटर, फिनटेक, लगता है सारा पैसा यहीं जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। इसमें निवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सालाना करीब 10 से 12% की दर से। ये दुनिया की GDP ग्रोथ से भी तेज रफ्तार है। हाँ, और एक आंकड़ा देखिए, 2020 से 2024 के बीच विकासशील देशों ने कुल मिलाकर $531 बिलियन की नई, मतलब ग्रीनफील्ड डिजिटल परियोजनाएं आकर्षित की। ग्रीनफील्ड यानी जो बिल्कुल शुरुआत से बनाई जाती हैं। $531 बिलियन, काफी बड़ा अमाउंट है ये। और इसमें भारत की क्या स्थिति रही? भारत इसमें एक लीडर की तरह उभरा है। उन देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रीनफील्ड डिजिटल प्रोजेक्ट्स आकर्षित किए हैं। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये डिजिटल बूम, ये उछाल, क्या ये सब तक पहुंच रहा है? रिपोर्ट इस बारे में कुछ कहती है? यहीं पर एक चिंता की बात सामने आती है। दुर्भाग्य से ये डिजिटल उछाल समान रूप से बटा हुआ नहीं है। मतलब ये कि दुनिया भर में डेटा सेंटर्स में जितना भी निवेश हो रहा है, उसका सिर्फ, आप सोचिए, सिर्फ लगभग 3% हिस्सा ही सबसे कम विकसित देशों यानी LDCs तक पहुंचा है। सिर्फ 3%? हाँ, सिर्फ 3%। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल खाई पैदा कर रहा है। मतलब अमीर और गरीब देशों के बीच टेक्नोलॉजी का अंतर और बढ़ता जा रहा है। ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि इससे तो भविष्य में असमानता और बढ़ेगी। और रिपोर्ट शायद यही नहीं रुकती। सतत विकास लक्ष्यों SDGs के लिए निवेश का क्या हाल है? हाँ, ये एक और चिंताजनक ट्रेंड है जिसकी तरफ रिपोर्ट इशारा करती है। SDG से जुड़े सेक्टर्स में निवेश में भारी गिरावट आई है। जैसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में निवेश 28% घट गया। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग में भी 16% की कमी आई है। अरे, रिन्यूएबल एनर्जी में कमी, ये तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो बुनियादी ढांचा होता है, सड़कें, पोर्ट्स, बिजली, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त यानी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस मिलता है, वो भी 26% गिर गया है। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए पैसा कम हो रहा है।
खासकर उन देशों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे LDCs। जी हाँ, बिल्कुल। इससे उन देशों में निवेश का जो गैप है वो और बढ़ रहा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन सब रुझानों के पीछे आजकल के भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल ट्रेड में जो अनिश्चितता बढ़ रही है वो भी बड़े कारण हैं। हाँ, ये तो है। सप्लाई चेन्स भी डिस्टर्ब हुई हैं। बिल्कुल। इसी वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनियां अब सप्लाई चेन के जोखिमों से बचने के लिए क्या कर रही हैं, या तो उत्पादन वापस अपने देश ला रही हैं, जिसे रीशोरिंग कहते हैं, या फिर पड़ोसी या करीबी देशों में ले जा रहे हैं, नियर शोरिंग। हाँ बिल्कुल वही। इससे भी निवेश के पैटर्न बदल रहे हैं। तो इस पूरे बदलते हुए माहौल में भारत कहाँ खड़ा है? भारत के लिए रिपोर्ट में क्या खास है? भारत की बात करें तो FDI आकर्षित करने के मामले में भारत दुनिया में 15वें स्थान पर रहा 2024 में। 15वां स्थान, ठीक है। और निवेश कितना आया? कुल $27.6 बिलियन का निवेश आया। ये 2023 के 28.1 बिलियन से हल्का सा, मतलब मामूली सा कम है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ओके, तो लगभग स्थिर रहा कह सकते हैं। लेकिन डिजिटल वाले मोर्चे पर? हाँ, वो भारत के लिए अच्छी खबर है। जैसा हमने पहले कहा, भारत ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश खींचने में दुनिया के टॉप 10 देशों में बना हुआ है। ये दिखाता है कि वैश्विक डिजिटल ट्रेंड्स का भारत को फायदा मिल रहा है। सही बात है। ये भारत की अपनी डिजिटल ताकत को भी दिखाता है। बिल्कुल। अब अगर भविष्य की बात करें तो UNCTAD का अनुमान है कि 2025 में FDI में शायद थोड़ी रिकवरी और थोड़ा सुधार आए, लेकिन जो भू राजनीतिक और नीतिगत जोखिम है वो तो बने ही रहेंगे, वो एक चुनौती रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो निवेश की कमी है, खासकर SDGs में और डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए, रिपोर्ट इसके लिए क्या रास्ते सुझाती है? क्या करना चाहिए? रिपोर्ट ने कई सुझाव दिए हैं। कुछ मुख्य ये हैं। एक तो डिजिटल और बुनियादी ढांचे के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर फाइनेंसिंग बढ़ानी होगी, मतलब PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ। दूसरा, देशों को अपनी निवेश नीतियों को SDGs और अपनी राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीतियों को साथ अलाइन करना होगा, मतलब जोड़ना होगा। तीसरा, मिश्रित वित्त, जिसे ब्लेंडेड फाइनेंस कहते हैं, यानी सरकारी और निजी पैसे को मिलाकर इस्तेमाल करना, ऐसे नए तरीकों को अपनाना होगा। ओके, ब्लेंडेड फाइनेंस। इसके अलावा बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP और डेटा गवर्नेंस से जुड़े नियमों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि डिजिटल निवेश और बढ़े। और आखिर में विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग, जिसे साउथ साउथ कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसे बढ़ावा देना होगा। अच्छा, तो ये कुछ ठोस कदम है। तो अगर हम इसे समेटें, निवेशकों के नजरिए से देखें तो डिजिटल सेक्टर में तो मौके दिख रहे हैं साफ तौर पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन शायद जो बुनियादी ढांचा है या SDGs से जुड़ी परियोजनाएं हैं, वो फिलहाल उतनी आकर्षक ना लग रही हों। हाँ, ऐसा लग सकता है मौजूदा ट्रेंड्स को देखकर। इसलिए विकासशील देशों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो ऐसी नीतियां बनाएं जो डिजिटल निवेश को तो खींचे ही, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करें कि इस निवेश का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो SDG वाले लक्ष्य हैं, वो पीछे न छूट जाएं। और भारत के लिए? भारत के लिए जैसा हमने देखा, डिजिटल FDI में वो पहले से ही मजबूत स्थिति में है। इसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन साथ ही SDG से जुड़े निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी फोकस करने की जरूरत होगी। संतुलन बनाना होगा। तो ये थे UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के कुछ अहम बिंदु। साफ है कि वैश्विक निवेश की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, पर डिजिटल अर्थव्यवस्था एक उम्मीद की किरण की तरह उभरी है। हाँ, लेकिन चुनौती यही है कि इस किरण की रोशनी सब तक कैसे पहुंचे और विकास का रास्ता टिकाऊ कैसे बने। ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल ही हैं। ऐसे में क्या ये डिजिटल खाई पाटने और सतत विकास के लिए पैसा जुटाने में देशों की अपनी घरेलू नीतियां ज्यादा काम आएंगी, या फिर हमें एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी? कौन सा रास्ता ज्यादा कारगर होगा? वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना होगा। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बनाम वैश्विक सहयोग, किस पर ज्यादा जोर होना चाहिए? चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।